क्या कोई फर्क पड़ेगा? जयराम रमेश जी, आप 11 साल से वही चीजें याद दिला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में पेट्रोल की बात कही थी, काले धन की बात कही थी। सब चीजें लगातार बढ़ती तो जा रही, राहत तो नहीं मिल रही है, लेकिन इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप लगातार याद दिला तो रहे हो। 11 साल से जनता जब वोट देती है तो ये मुद्दे तो होते ही नहीं। इकोनॉमिक्स की अगर बात मैं करूंगा तो वास्तव में चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ भी है। फैक्ट से बात करूंगा। इस वीडियो का लास्ट पोर्शन आप जरूर देख लेना, अगर पूरा वीडियो आपको लेंथी लग रहा हो तो। शुरू से शुरू करता हूं हमेशा की तरह। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2013 का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दिया। अ, ये वीडियो 2013 का है। आपको याद आ गया होगा, उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत पर वो चिंता जता रहे थे। उस समय नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भाजपा के दूसरे नेता भी कहते थे कि रुपये की कीमत गिरने का मतलब होता है कि देश की प्रतिष्ठा, उसकी साख गिरना। ध्यान रहे, उस समय एक डॉलर की कीमत लगभग 60 रुपए के करीब थी और आज 90 है। इसको बढ़ना नहीं कहते, अपनी अपितु उसको घटना बोलते हैं, है ना। तब 60 थी तो इज्जत धूमिल थी, और 90 है तो इज्जत लुट गई। यही शब्दावली चलती है राजनेताओं में, लुट गई। इस पे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ, नेताएं बोलते तो मैं नहीं बोल दिया। तो कांग्रेस के नेता और सोशल मीडिया में कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, वो लोग पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पर लगातार निकाल निकाल करके पोस्ट कर रहे हैं। अब जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो भी शेयर किया तो एक कांग्रेस के समर्थक ने आर्ट ऑफ लिविंग वाले रविशंकर की उस पोस्ट को शेयर कर दिया और कहा, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बन जाएंगे ना, आज 60 है, 40 आ जाएगा डॉलर, रुपया इतना मजबूत हो जाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आह वाह, मतलब ये सारी चीजें आ रही है। बाबा ही रहते, राजनीतिक बात किया आपने, कोई बात नहीं, सम्मान रखता हूं। इसी तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं। बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अब क्या? रुपया काफी गिर गया, शर्म नहीं आ रही? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या अब भी शर्म नहीं आ रही? क्या अब आपको समस्या समस्या नहीं लगती? काला धन नहीं आ रहा है, नकदी बढ़ते जाने पर कोई परेशानी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जनता से सवाल उनके मन में डाले जा रहे हैं। क्या देश की सामूहिक याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि लोग 11 साल पहले की सारी बातें भूल चुके हैं, वादे भूल चुके हैं? यह सही है कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, और खासकर राजनेताओं के किए गए वादों के मामले में तो। लेकिन इस तरह से लोग सब कुछ भूल जाए, यह भी बहुत अनोखी बात है। यह इतना आसान नहीं होता, इसके पीछे पूरी मशीनरी काम कर रही होती है। अब कोई पुराने वादों को याद नहीं कर रहा है, कोई पुराने मुद्दों को नहीं उठा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके सामने हर दिन एक नया वादा आता है, हर दिन नया मुद्दा आता है, हर दिन नई झांकी निकलती है, हर दिन कोई नया इवेंट होता है, हर दिन नई समस्या खड़ी की जाती है, हर दिन नया दुश्मन पैदा किया जाता है। लोग उलझे रहते हैं, इसलिए ये मुद्दे कभी भी सुलझ नहीं सकते हैं। फैक्ट्स की बात मैं कर दूं दोस्त, इकोनॉमिक्स की चलो बात कर ले रहा हूं ना, बहुत इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारी और आपकी जिंदगी जो है वो इकोनॉमिक्स पे ही डिपेंडेंट है। सिंपल फैक्ट्स की बात करता हूं साहब, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। फैक्चुअल बात करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, भारतीय इकोनॉमी की असलियत क्या है। जयराम रमेश जी ने उनका सुना तो दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा फैक्चुअल बताता हूं। 2013 से अब तक का सफर देखिए। नवंबर 2025 में डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 90 रुपीज तक पहुंच गया है, जो पिछले 12 साल में 5.73% की गिरावट को दर्शाता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब डॉलर लगभग 60 का हुआ करता था, आज ये करीब 89 का हो गया, यानी कि 48% की गिरावट, 50% समझ लो आप। इस कंपैरिजन से एक बात बिल्कुल साफ है कि 2013 में जब रुपया 60 से पार हुआ था तो इसे नेशनल क्राइसिस माना गया था। आज जब यह 89 के स्तर पर है तो सवाल उठता है कि वही कंसर्न क्यों नहीं दिखाई देता। मैंने बताया नहीं आपको, अलग अलग झांकियां देखने को मिलती है ना, हर दिन नया मुद्दा और नया दुश्मन होता है। इसलिए ट्रेड डेफिसिट की बात बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। अक्टूबर 2025 में भारत का ट्रेड डेफिसिट 41.68 अरब डॉलर का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का यह सिर्फ एक महीने का आंकड़ा है,
सितंबर 2025 में ये 32.15 अरब डॉलर का था, जो अक्टूबर में बढ़कर के 41.7 हो गया। 41.7 अरब डॉलर। सीएनबीसी अक्टूबर में इंपोर्ट्स 76.1 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए, जबकि एक्सपोर्ट्स घट करके 34.4 अरब डॉलर पर आ गए, यानी कि 11.8% की ईयर ऑन ईयर गिरावट है। भाई साहब, सोने का इंपोर्ट 3 गुना बढ़ा करके 14.7 अरब डॉलर हो गया। अब आपको आंकड़े समझ में नहीं आ रहे? मतलब मैं अगर समझाऊं, इसका निचोड़ ये है कि अगर ये औसत है तो सालाना ट्रेड डेफिसिट 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के नैरेटिव की तो बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल है, नहीं है? बिल्कुल है। पेट्रोल और डीजल शांत सतह के नीचे नवंबर 2025 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपीस हो गई प्रति लीटर। डीजल 87.67। सीएनजी भी अगर आप देखेंगे, बुलंदशहर आ जाइए आप कभी, तो 92 रुपीस की सीएनजी है। और कई शहरों में तो संभवतः ये 100 के पार भी है। मुंबई में 2013-14 में जब पेट्रोल 60-70 रुपए के आसपास था, बड़ा मुद्दा था उस वक्त। आज 95 105 हो गया है। अब वो अर्जेंसी नहीं दिखाई देगी। दो पहलू है ना इसके भी। अब देखिए, यूएस टैरिफ्स की वजह से भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 88.5% घट गया है, जबकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी का 2.4 से 2.5% तक बढ़ने का अनुमान है। अब पॉलिटिकल इकोनॉमी समझ लीजिए, क्यों लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर हो गई है? क्या सिर्फ उन्हें भूलने की आदत है या फिर कुछ और? देखिए, सरकारी ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत की एक्सटर्नल सेक्टर फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। भारी भरकम शब्द बोलते हैं। सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स और स्टेबल कैपिटल इनफ्लोज से सपोर्टेड है। ठीक है, सरकार ने 12 नवंबर 2025 को एक्सपोर्टर्स के लिए 5 अरब डॉलर का सपोर्ट पैकेज घोषित किया था। अक्टूबर का हाई डेफिसिट मुख्य रूप से फेस्टिव सीजन में सोना के खरीद के कारण था। लॉन्ग टर्म चिंताएं हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट घट रहे हैं, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। यूएस टैरिफ का असर सीधे भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ रहा है। चीन से ट्रेड डेफिसिट की कहानी अगर मैं आपको बता दूंगा, आप चौंक जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मिसिंग है टीवी चैनल्स में, कई आर्टिकल्स में। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चाइना से इंपोर्ट 113.5 अरब डॉलर तक बढ़ गए, जबकि एक्सपोर्ट्स घट करके मात्र 14.3 अरब डॉलर रह गए, यानी कि 14.5% की अच्छी खासी गिरावट। ये डेफिसिट मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ईवी बैटरीज, सोलर सेल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बढ़ती इंपोर्ट से ड्रिवन है। डॉलर रुपी स्ट्रेटेजिक कंसर्न। भारत की प्रीडोमिनेंट एक्सपोर्ट्स में सिर्फ आयरन, ओर, कॉटन, कॉपर, एल्यूमिनियम और डायमंड जैसे रॉ मटेरियल हैं, जबकि चाइना में मशीनरी, पावर इक्विपमेंट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर, ये सब एक्सपोर्ट करता है। तो आत्मनिर्भर की असलियत आपको समझ में आ रही होगी कि भारत और चाइना के सभी 8 मेजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैटेगरीज में टॉप सप्लायर हैं। और पीएलआई स्कीम्स भी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर हैवीली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, निर्भर है, जिससे इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यह भी चिंताजनक बात है। ये इसकी बात कभी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि 40 साल बाद अगर कोई उठा करके देखेगा तो वैभव लगातार बोल रहा था, दिमाग में डाल रहा था, लेकिन डाटा आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो। देखिए, अक्टूबर 2025 में भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.2% पर स्टेबल रही, लेकिन अर्बन एरियाज में 7.0% तक पहुंच गई। आईसीआरए लिमिटेड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रियल क्राइसिस। अर्बन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 19.0 तक बढ़ गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि 15 से 29 के बीच में एज ग्रुप के लोगों का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 29.6% तक पहुंच गया है। मतलब ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है 55% तक बढ़ी है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 52.2% है। मतलब यह है कि
ज्यादा लोग काम ढूंढ रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व की बात मैं कर लेता हूं। हाँ, एक पॉजिटिव बात यह है कि नवंबर 14 2025 तक भारत के फॉरेक्स रिजर्व 692.57 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे। मुख्य रूप से गोल्ड रिजर्व में 5.33 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के कारण गुड रिटर्न। लेकिन सवाल यह है, ये रिजर्व्स बड़े तो हैं, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी तो बढ़ रहा है। आरबीआई गवर्नर का तो यह कहना है कि रिजर्व्स पर 11 महीने के गुड इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट इसी तरह बढ़ता रहा तो रिजर्व कितने दिन टिकेंगे, सवाल है ये आंकड़ा दिखा के चुप तो हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कब तक टिकेगा। एक जीडीपी की बात कर लेता हूं। क्वार्टर 2 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही। पिछले साल की सेम क्वार्टर से काफी बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेता ही नहीं, वो 8.8% पर आ गई, जो प्रीवियस क्वार्टर के 10.8% से कम है। यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस फ्यूचर कंसर्न मूडीज ने 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटा करके 6.3% कर दिया, जबकि इससे पहले 6.5% का प्रोजेक्शन था। मुख्य कारण यूएस टैरिफ्स और ग्लोबल पॉलिसी अनसर्टेनिटी की काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन लास्ट में बात करूंगा पीएलआई स्कीम की असलियत, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पीएलआई स्कीम्स इंपोर्ट की ग्रोथ फ्यूल कर रही है, क्योंकि हैवीली इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे ज्यादा निर्भर है। आयरनी देखिए, मेक इन इंडिया के नाम पर चल रहा है, स्कीम्स एक्चुअली असेंबल इन इंडिया यूजिंग चाइनीज कंपोनेंट। ये बात बन गई है। बात अपनी खत्म करूं, लंबे लंबे आंकड़े मैंने दे दिए, युवा कहां कहां घूम रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, सारी बातें मैंने कर दी। लेकिन अगर मैं कंक्लूड करूं, अकाउंटेबिलिटी को लेकर के सवाल हमेशा पूछा जाना चाहिए, फर्क पड़े या ना पड़े। क्योंकि अगर आप लगातार पूछेंगे तो ये अच्छी बात है। अकाउंटेबिलिटी का सवाल जब 2013 में ये सब इश्यूज थे तो अपोजिशन था, अब सरकार में आकर क्यों सेम प्रॉब्लम और बदतर हो गई। मीडिया की भूमिका, इकोनॉमिक डाटा पर सीरियस डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा। एक तो कर लो हफ्ते में। इकोनॉमी पर सवाल उठाना एंटी नेशनल कब से हो गया, ये भी समझने वाली बात है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा कैसे। यूथ की अगर बात करूं तो रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे मिलेगा। सवाल यही है, क्या हम अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओपनली डिस्कस कर पा रहे हैं, या हर सवाल को एंटी नेशनल माना जा रहा है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में इकोनॉमी पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, चाहे सरकार किसी की भी सही। दाल रोटी आपके घर में भी चलेगी और मेरे घर में भी। बजट बिगड़ जाएगा, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हफ्ते में एक बार तो बात कर लिया करो। डाटा बोरिंग होते हैं, समझ में आता है। हम बात करेंगे, फर्क पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये चर्चा का विषय बनेगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।